नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज के समय में हमारी ओपीडी में ना एक सवाल अक्सर हार्ट पेशेंट्स आकर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिससे कि हम हार्ट ब्लॉकेज को बचा सकें? क्या कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिससे कि हम हार्ट ब्लॉकेज को खत्म कर सकें या हार्ट ब्लॉकेज खोल सकें, हमें स्टंट डलवाने की जरूरत ना पड़े? तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप समझदार हैं, तकलीफ में हैं, तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि भैया ये हार्ट ब्लॉकेज क्या होता है या आर्टरी ब्लॉकेज क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टरी ब्लॉकेज के बारे में। आर्टरी ब्लॉकेज क्या होता है कि भाई खून की कोई नली, उसमें अगर बीच में किसी भी तरह की ब्लॉकेज आ जाए जिसकी वजह से खून का जो फ्लो था, जो दौरान था, वो स्लो डाउन हो जाए, रुक जाए, तो उसको हम आर्टरी ब्लॉकेज बोलते हैं। अब ये आर्टरी ब्लॉकेज क्या हो सकती है? ये एथीरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। जैसे समझिए कि जो सेरेब्रल आर्टरीज हैं, सपोज बीपी बढ़ गया पेशेंट का और आपका सेरेब्रल आर्टरी हल्की सी फट गई, उसमें क्लॉट आ गया और वो क्लॉट कहाँ गया? ब्रेन में आ गया। तो क्या होगा कि जो प्लेटलेट्स हैं उस क्लॉट को सुखाने के लिए इकट्ठे होंगे तेजी से और उस क्लॉट को, उस हेमरेज को रोकने की कोशिश करेंगे। ऐसी कंडीशन में ब्रेन में जाने वाला जो ब्लड क्लॉट है वो भी उस हद तक थम जाएगा, लेकिन आर्टरी को हील करने के चक्कर में उसमें भी ब्लॉकेज हो सकता है। अब ये जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है, जो प्लेग होता है, जो खासकर क्लॉट की वजह से बने, अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो आप इसको इजीली हील कर सकते हो। ठीक है, आप ब्लड थिनर्स देते हो, जो नॉर्मली एलोपैथी में होता है, ब्लड थिनर्स देते हैं और वो इजीली हील अप हो जाता है। यानी स्ट्रोक की जो कंडीशन आती है, पैरालिसिस वाली जो कंडीशन आती है, आप उसको इजीली दवाइयां देके अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो आप उसको हील कर लेते हो। ठीक, अब आ जाओ हार्ट के ऊपर कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं, जो खून की सप्लाई हमारे हार्ट की मसल्स को करती हैं, अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा कि हार्ट को उतना दौरान नहीं मिल पाएगा, उतना फ्लो नहीं मिल पाएगा ब्लड का कि हार्ट अच्छे से पंपिंग कर पाए, उसकी मसल्स अच्छे से काम कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, आपको हार्ट अटैक आने का या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का जो खतरा है, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज हम इसे बोलते हैं, ये हो जाएगी आपको। ठीक, CAD। अब कोरोनरी आर्टरी है तो भाई उसमें ब्लॉकेज होगा तो क्या हो सकता है? उसमें भाई जो एरियाज है उसमें फाइब्रिन हो सकता है, उसके साथ में उसमें कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, उसके साथ में कैल्शियम डिपॉजिट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो क्लॉट है वो काफ़ी मात्रा में हार्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब इन ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए या उस जो क्लॉट है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एक स्टंट डाल देते हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर्स एंजियोप्लास्टी करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोप्लास्टी करते हैं और एंजियोप्लास्टी करके पहले तो उस क्लॉट को वहां से हटा के बलूनिंग करके हटा देते हैं और फिर एक स्टंट डाल देते हैं जो कि मैश होता है। ध्यान से समझिए क्या पैरामीटर होता है कि एक कार्डियोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करता है कि आपको स्टंट लगवाने की जरूरत है। नंबर 1, ध्यान से समझ लीजिए कि भाई देखिए, अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज 50 to 70% के बीच में है तो आपको स्टंट डलवाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर 70% से ज्यादा है तो 100% स्टंट डलवाना आपके लिए जरूरी हो सकता है। ये एक प्रिवेंटिव प्रोसीजर है जिससे कि फर्दर भविष्य में आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोकने की उस आर्टरी के थ्रू कोशिश की जा सकती है। ठीक, लेकिन एक डॉक्टर सिर्फ परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज सोचकर आपको स्टंट डालने की कोशिश नहीं करता। वो जो स्टंट डालने के पीछे का प्रोटोकॉल होता है वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, उसके वाइटल्स के ऊपर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली FFR यानी फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व। अभी जो FFR है, फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व है, अगर ये 50 से 70% के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है, यानी जितना ब्लड फ्लो जाना चाहिए था आर्टरी के थ्रू उतना नहीं जा पा रहा है, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस जल्दी होने का खतरा बना रहता है। तो ऐसी कंडीशन में जब फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व 50 से 70% के आसपास दिखाई दे तो यहाँ पर एक डॉक्टर पेशेंट के वाइटल्स के अकॉर्डिंग, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, उसकी जो बाकी रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि स्टंट डलना चाहिए कि नहीं। अब देखिए, ये जो सारा मैंने अभी छोटा सा डिस्कशन कराना, ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन हम किसी कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बैठेंगे एक पॉडकास्ट में और उनसे डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में, जो कि हम फ्यूचर में ज़रूर बनाएंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप उसे जरूर देखिएगा। अभी हम चर्चा कर लेते हैं भैया कि होम्योपैथी कैसे आपकी मदद कर सकती है और क्या होम्योपैथी से हम इस जो ब्लॉकेजेस हैं इनको रोक सकते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं क्या होम्योपैथी से ब्लॉकेजेस को रोका जा सकता है। बिल्कुल सच बात है। आप होम्योपैथिक दवाइयां अगर रेगुलरली लेते हैं तो आप अगर थोड़ा सा भी डाइट और लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करेंगे तो उन दवाइयों के इफेक्ट से आप फर्दर ब्लॉकेजेस को कुछ हद तक रोक सकते हैं।
और ऐसे में कुछ दवाइयां पेशेंट्स के बहुत काम आती हैं। अब कौन कौन सी दवाइयां हैं? पहली मेडिसिन जो यहाँ पर है उसका नाम है आर्निका मोंटाना। देखिए आर्निका मोंटाना, मैंने कोविड के टाइम पे भी एक वीडियो बनाई थी एंटी थ्रोम्बोसिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, उनमें भी मैंने सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रेड रेमेडी के बारे में बात करा था, वो था आर्निका मोंटाना। देखिए आर्निका मोंटाना आपकी बॉडी में अगर कहीं पे भी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने की एक अच्छी दवा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर आप उतना नहीं कर पा रहे शारीरिक तौर पर जितना आपको करना चाहिए, और अगर आपको लगता है इस हाई चांसेस हैं, डॉक्टर ने बोला है हाई चांसेस हैं, तो ऐसे में अगर आप आर्निका मोंटाना ले रहे हैं, खासकर अगर आप एक हाई बीपी के पेशेंट हैं, आपको खतरा है, आपकी फैमिली में हिस्ट्री रही है स्ट्रोक आने की, तो उस कंडीशन में आर्निका मोंटाना पूरी सहायता करेगी। प्रिवेंटिव के तौर पर आपको आर्निका मोंटाना 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के एक बार सुबह एक बार शाम रेगुलरली लेनी चाहिए, और कम से कम 90 डेज तक इस दवा को रेगुलरली कंज्यूम करना चाहिए। आप इतना भी कर सकते हैं कि फर्स्ट 45 डेज दिन में 2 बार लीजिए, और उसके बाद एज पर द रिक्वायरमेंट दिन में एक बार भी सिंगल मेडिसिन आर्निका मोंटाना 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर ले सकते हैं। आपको एज अ प्रिवेंटिव आर्निका मोंटाना बहुत बढ़िया रोल आपकी बॉडी में निभाएगी। फर्दर कैसे लेनी है उसके लिए एक डॉक्टर के साथ डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब जो दूसरी दवा यहाँ पर आपके काम आ सकती है, खासकर उन पेशेंट्स के जैसे मैंने बताया स्ट्रोक आने का खतरा रहता है, हाइपरटेंसिव रहते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ रहता है, तो वहाँ पर जो सबसे बढ़िया दवा आपके काम आने वाली है उसका नाम है प्लम्बम मेटालिकम। प्लम्बम मेटालिकम स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही कारगर है जिनको या तो पहले स्ट्रोक आ चुका है, या फिर जिनको न्यूरैल्जिक वीकनेस साथ में है, या स्ट्रोक की वजह से न्यूरैल्जिक वीकनेस आ गई है, या एक छोटा मोटा क्लॉट जो है वो ब्रेन में जम गया है, बहुत बड़ा नहीं है, उसे डिसॉल्व करने की कोशिश हो रही है, फर्दर ना बने उसके लिए दवा आप चाहते हैं, यहाँ पर प्लम्बम मेटालिकम एक शानदार दवा है। इस दवा को भी एज प्रिवेंटिव लेने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालें, आप एक बार सुबह एक बार शाम 60 दिन तक रेगुलरली लीजिए। अगर क्लॉट ऑलरेडी जमा है तो दिन में 3 बार रेगुलर लीजिए, आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे। वो वाला जो क्लॉट है वो भी घुलने लग जाएगा और फर्दर क्लॉटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। अब जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग पूछते हैं वो ये कि क्या होम्योपैथी से ब्लॉकेजेस को डिसॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपको ब्लॉकेज है और अगर वो ब्लॉकेज वहां पर ऐसा है कि पेशेंट को परेशान नहीं कर रहा है लेकिन ब्लॉकेज बन रहा है, तो आप उसको डिसॉल्व करने में होम्योपैथी की पूरी तरह से सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा 4 होम्योपैथिक दवाइयों के कॉम्बिनेशन के बारे में। और भी वीडियोस आपने सुनी होंगी और भी डॉक्टर्स ने बताया होगा, लेकिन ये जो 4 दवाइयाँ हैं ये चारों दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया काम करती हैं। पहली दवा हो गई यहाँ पर कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का मदर टिंचर, दूसरी हो गई क्रेटागस का मदर टिंचर, तीसरी हो गई यहाँ पे आइलियम सटाइवा का मदर टिंचर, और चौथी हो गई यहाँ पे टर्मिनेलिया अर्जुना का मदर टिंचर। तो अगर ये 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन आप ले रहे हैं तो ये मानकर चलिए आपको इन दवाइयों को रेगुलर लेने से उस ब्लॉकेज को डिसॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई और दवाई आप नहीं ले सकते, या ऐसा भी नहीं है कि किसी दवाई के संग में कोई आपको जिसे कहते हैं काउंटर एक्शन दिखाई देगा। आप अपनी ऑनगोइंग मेडिसिन के संग में इस होम्योपैथिक दवाई के कॉम्बिनेशन को लेंगे तो क्लॉट डिसॉल्व होने में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कैसे लेनी है ध्यान से समझिए। देखिए इन दवाइयों को लेने का तरीका ध्यान क्लियरली समझ लीजिए कि आप इसे पहले से एक 100 ml की बोतल में मिलाकर रख लीजिए। कैसे मिलाना है ध्यान से समझिए। ये सारी की सारी क्रूड ड्रग्स हैं, ज़्यादा मात्रा में लेने पर ये कुछ अपने सिम्टम्स पेशेंट के अंदर प्रोड्यूस कर सकती हैं, इसलिए आपको इक्वल क्वांटिटीज में इन्हें 100 ml की बोतल में डालना है। क्या इक्वल क्वांटिटी है ध्यान से समझिए। 15 ml ईच यानी 15 ml कैक्टस लेना है, 15 ml क्रेटागस लेना है, 15 ml आपको यहाँ पर जो एलियम सटाइवा है उसे लेना है, और मात्र 10 ml आपको टर्मिनेलिया अर्जुना लेना है। ठीक, तो यहाँ पर कितना ml होगी दवाइयाँ आपकी? 15 × 3 यानी 45 ml की तो कैक्टस, क्रेटागस एंड एलियम सटाइवा, और 10 ml आपकी यहाँ पर हो गई टर्मिनेलिया अर्जुना। अब ये टोटल जो आपका 55 ml का जो मेडिसिन हैं इसमें आप ऐड करेंगे
45 ml पानी, यानी 100 ml की बोतल में 55 ml की आपकी हो गई दवा और 45 ml का हो गया पानी। उसके बाद आप इसे अच्छे से लेकर स्ट्रोक्स दे लीजिए, हिला लीजिए, बढ़िया से शेक करके रखिए और जितनी बार आपको लेना हो आप उतनी बार इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से 10 बार स्ट्रोक्स देख लीजिए। इस तरह से 10 बार स्ट्रोक्स देने के बाद ही आप इस दवा को लीजिए। अब लोग कहेंगे आपने मदर टिंचर में पानी मिलवा दिया, ये तो बड़ा गलत है, इससे दवाई खराब हो जाएगी, हमारे तो केमिस्ट ने मना करा है, नहीं मिलाना चाहिए। तो भैया आप केमिस्ट से ये भी पूछो कि क्या जो ड्रग है, जो क्रूड ड्रग्स हैं, क्या क्रूड ड्रग्स अपना कोई इफेक्ट बॉडी पे नहीं दिखाएंगी? बिल्कुल दिखाएंगी, कहीं ना कहीं जरूर दिखाएंगी। लॉन्ग टर्म में लेना है तो जरूर दिखाएंगी। और ऐसा नहीं है कि वो इफेक्ट गलत होंगे, लेकिन वो मेडिसिनल सिम्टम्स होंगे। तो उन मेडिसिनल सिम्टम्स को पेशेंट की बॉडी में ना आए, इसको प्रिवेंट करने के लिए डाइल्यूट करना उसको कॉम्बिनेशन को बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले से ही जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तभी हम उसे डाइल्यूट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें फ्यूचर में लेना कैसे है, ध्यान से समझ लीजिए। आपको इसी कॉम्बिनेशन की 10 बूंद दवा दिन में 3 बार रेगुलरली खाना खाने के आधे घंटे के बाद ही लेनी है। पहली खुराक आप एम्प्टी स्टमक ले लीजिए, आखिरी खुराक आप रात को सोने से पहले ले लीजिए, और जो दोपहर की डोजेज है आप उसको खाना खाने के आधे घंटे बाद लें तो ज़्यादा बेटर है। कुछ लोग कहेंगे हम 3 बार नहीं ले पाएंगे डॉक्टर साहब, 2 बार ले लें। 2 बार लेने में कोई बुराई नहीं है, आप 15 बूंद सुबह 15 बूंद शाम भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर इफेक्ट तब आएगा जब आप किसी मेडिसिन को दिन में 3 बार रेगुलरली लेंगे। अब सपोज करिए आप 90 डेज तक इस दवा को रेगुलर ले रहे हैं, थोड़ी सी डाइट, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं, तो आपको अपनी 90 दिन के बाद की रिपोर्ट्स में फर्क जरूर दिखाई देगा। और ये कॉम्बिनेशन थोड़ा लंबा लेना पड़ता है। लंबा लेने का मतलब है कि 90 डेज प्लस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब वो कितने दिन और लेना है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श ले लें, वो डिसाइड करें तो बेटर, ठीक। या आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले लें कि भाई ब्लॉकेज पहले से कितनी कम हुई, आगे फ्यूचर में कम करने के लिए जो है कितने दिन तक हम दवाई और ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इस दवाई को साथ में ले लें। लेकिन 90 दिन के बाद का डिसीजन एक डॉक्टर से पूछ के लें तो ज़्यादा बेटर है। आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी है ना, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि देखो भाई, होम्योपैथी से दोनों चीज़ें मुमकिन है। हम ब्लॉकेजेस को बनने से भी रोक सकते हैं और बने हुए ब्लॉकेजेस को भी डिसॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, और रिजल्ट्स दोनों कंडीशंस में मिलेंगे। हमें विवेक का इस्तेमाल करना है, हमें समझदारी से दवा लेनी है, और 90 दिन से ज़्यादा अपने आप ना लेकर डॉक्टर से पूछ कर तब लेनी है। तो अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट थे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं थम्स अप जरूर दीजिए, दोनों चीज़ें मोटिवेट करती हैं मुझे। और इस वीडियो को देखने के बाद किसी को रिजल्ट्स मिले ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दूसरों को मोटिवेशन मिलता है कि वो होम्योपैथिक दवाइयाँ खाएं। मुझसे परामर्श की आवश्यकता हो, आप इस नंबर पर मेरे स्टाफ से बात करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।